वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लेक्चर 11 और इसमें हम लोग थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे पिछले लेक्चर से। सो दिस विल बी फॉर जेई एडवांस्ड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए और बी l से कनेक्टेड हैं, l लेंथ के स्प्रिंग से। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक, the blocks are initially resting on a smooth horizontal floor with a spring at its natural length। ठीक है, दोनों का मास m भी दिया है हमें। ठीक, a third identical block C also of mass m, इस C का भी मास m है, moves on the floor with a speed v along the line joining A and B and collides elastically with A। ए से इलास्टिकली कोलाइड कर रही है। देन आपको चार स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जब सी का मास भी m है, ए का मास भी m है और तीनों के बीच इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी क्या होंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ए और सी का कोलिजन जो होगा तो इसमें होगा वेलोसिटीज विल एक्सचेंज, मतलब कि ये सी जो है ये v इक्वल टू 0 पे हो जाएगा और ये ए जो है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दिस विल गेट अ वेलोसिटी ऑफ v। ठीक है, अब कई चीजें पूछा है तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ए बी एट मैक्सिमम कंप्रेशन, ए बी का मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है 0। तो देखो अब इसकी वेलोसिटी v है तो ये कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को और जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फेंकेगी तो b का कुछ वेलोसिटी आने लगेगा। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन तब तक होगा जब तक ए और बी के बीच रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। पहली चीज ये चीज, इस टाइप की चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रिंग विल कंप्रेस टिल रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और कब कंप्रेस होना बंद हो जाएगी, जब ए और बी की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो एट मैक्स कंप्रेशन वी ए इज इक्वल टू वी बी। ठीक, इज इक्वल टू वी फाइनल हम कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मोमेंटम कंजर्व करना है सिस्टम का, इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल पे फ्रिक्शनलेस है तो कोई फोर्स तो है नहीं एक्सटर्नल स्प्रिंग मास सिस्टम ए बी पे। तो स्प्रिंग मास ए बी एज सिस्टम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है इनिशियल मोमेंटम अगर mv था तो फाइनल हो जाएगा आपका mvf प्लस mvf। ठीक है, दोनों vf से चलने लगेंगे तो vf की वैल्यू हो जाएगी v/2। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी ए बी की सिस्टम की। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m vf का स्क्वायर प्लस हाफ m vf का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू m vf का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 4। तो पहला स्टेटमेंट की इसकी काइनेटिक एनर्जी ए बी सिस्टम की 0 है, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन एम वी स्क्वायर बाई 4, जो हमने निकाला तो बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना है, अच्छा ये कैसे निकलेगा, आप एनर्जी बैलेंस कर दो। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है मास की, हाफ एम वी स्क्वायर है और मैक्स कंप्रेशन पे क्या एनर्जी होगी, हाफ एम वी एफ का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी एफ का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू
ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 एम कैंसिल हो जाएगा, देन दिस x इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के टाइम्स v। ठीक है, अंडर रूट एम बाई के टाइम्स अंडर रूट एम बाई 2 के, 2 भी रहेगा, तो m बाई 2 के टाइम्स v, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज योर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड दिस इज योर एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे फोर्सेस, सारे स्मूथ सरफेस हैं, इसलिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए एनर्जी का डिसिपेशन भी नहीं है कहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू बॉल्स हैविंग लीनियर मोमेंटम P1 इज इक्वल टू Pi एंड P2 इज इक्वल टू माइनस Pi अंडरगो अ कोलिजन इन फ्री स्पेस। ठीक, फ्री स्पेस है मतलब अगेन कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल, लेट P1 प्राइम एंड P2 प्राइम बी देयर फाइनल मोमेंटा। तो उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट अलाउड, कौन से अलाउड नहीं है फॉर एनी नॉन जीरो, मतलब इन कांस्टेंट की नॉन जीरो वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल ना हो वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये हो जाएगा P1 प्लस P2, तो P1 आई कैप माइनस P आई कैप, तो ये तो जीरो हो गया। अब क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स इंप्लाइज मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। और यहीं से आपको चीजें इसमें डाल के अब देखनी है। ए ऑप्शन में चलते हैं, ए दिया है A1i प्लस B1j प्लस C1k और P2 है A2i माइनस B2j। देखो k का कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, अगर तो k का कंपोनेंट नहीं है तो ए पार्ट में c क्योंकि नॉन जीरो है, c इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि k का कंपोनेंट सिर्फ इसमें है, राइट, ये है k का कंपोनेंट, इधर k का कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, यहां पर k का कंपोनेंट नहीं है, तो a पार्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका a पार्ट। ठीक, पूछा है कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड तो a पार्ट आंसर हो गया। b पार्ट देखते हैं अब। b पार्ट में कह रहा है P1 प्राइम की वैल्यू C1 k कैप है, P2 प्राइम की वैल्यू C2 k कैप है, तो इसको जीरो होने के लिए P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम की वैल्यू जीरो का मतलब है C1 k कैप प्लस C2 k कैप की वैल्यू जीरो होना। तो ये कब ट्रू होगा, जब C1 की वैल्यू माइनस C2 है, तो ये तो पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल फॉर C1 इज इक्वल टू माइनस C2। ठीक, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, हमें पूछा है कौन से नहीं अलाउड है। थर्ड पे आते हैं, A1i माइनस B1j माइनस C1k A2i माइनस B2j। अगेन ये आप देख सकते हो कि ये पॉसिबल होगा, कब होगा, जब A1 की वैल्यू माइनस A2 हो, B1 की वैल्यू माइनस B2 हो और C1 की वैल्यू माइनस C2, इस केस के लिए पॉसिबल होगा, तो C भी आंसर नहीं है। डी पार्ट पे आते हैं, डी में कह रहा है A1i प्लस B1j और यहाँ है A2i प्लस B1j, तो यहाँ भी B1j है, यहाँ भी B1j है, तो A1i ये आपका प्लस है B1j कैप और P2 है आपका A2i कैप प्लस B1j कैप, तो इसको अगर सम करो तो यह आ जाएगा A1 प्लस A2i कैप प्लस 2B1j कैप। अब सिंस B1 आपका नॉट इक्वल टू जीरो है,
देयरफॉर ये वाला टर्म नॉन जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म नॉन जीरो होगा तो P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। ये मल्टीपल आंसर वाला है तो इसमें एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। A point mass of 1 kg collides elastically with a stationary mass of 5 kg. इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये 1 है, 5 kg मास से कोलाइड करता है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द 1 kg मास रिवर्सेस इस डायरेक्शन एंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात कि इलास्टिक कोलिजन होता है, स्टेशनरी मास इसकी इसका u जीरो है, u2 इज इक्वल टू जीरो, और ये u1 की वैल्यू कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द 1 kg मास रिवर्सेस इस डायरेक्शन एंड मूव्स विथ अ स्पीड। आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होता है कि 1 kg वाला इधर चलने लगेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द सिस्टम ऑफ दीज टू मासेस, ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन है विच द 1 kg मास रिवर्सेस इस डायरेक्शन एंड मूव्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दीज टू मासेस। तो पहला मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन बनेगी, मान लिया 5 kg वाला जो है आगे V2 से चल रहा है, ये V1 दिया है आपको, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1, मैं सब वेक्टर बना दे रहा हूं अभी, प्लस M2V2। अब लिखते हैं साइन के साथ, तो M1 टाइम्स U1 हम आगे मान लिया प्लस 5 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स, सॉरी ये M1 लिखा है मैंने, दिस इज 1, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि इसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली, और प्लस 5 टाइम्स V2 हो जाएगा, V2 हमने आगे माना हुआ है। तो यहां से बनेगा इक्वेशन की U1 इज इक्वल टू 5V2 माइनस 2, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड आएगी E की वैल्यू 1 डाल के, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा V2 प्लस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, दैट इज U1। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू V2 इज V2 एंड V1 इज 2, ठीक है, अपॉन U1। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी कि V2 बराबर U1 माइनस 2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब U1 V2 में मेरी दो इक्वेशन है, तो सिंपली अगर मैं V2 की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ इसमें, तो मेरा आंसर आ जाएगा U1 की वैल्यू हो जाएगी 5 U1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, दिस इक्वेट्स टू 5U1 और ये U1 इधर आ जाएगा माइनस 4U1, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 10 और माइनस 10 इधर चला जाएगा 12, U1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और V2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब कई सारी चीज़ें पूछें, ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ए पार्ट का आंसर निकालो। अब पेन चेंज कर देता हूँ। टोटल मोमेंटम क्या होगा M1U1 प्लस M2U2, तो इनिशियली सिर्फ M1 की वेलोसिटी दी है, 1 इंटू U1 इज वॉट 3, तो ये आंसर हो जाएगा 3, दिस इज करेक्ट। टोटल मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर कोलिजन, बी पार्ट 5 kg मास आफ्टर कोलिजन, तो M2V2
तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये गलत है आंसर, V2 की वैल्यू 1 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इतना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? सी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², ठीक है, प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो 0 है, तो हाफ इंटू 1 इंटू व्हाट इज u1, 3 का स्क्वायर, तो 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी गलत है, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज 4 जूल। अगेन ये 4.5 आ रहा है इसका आंसर, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, आप चेक कर लेना, पर मेरे हिसाब से 4.5 आएगा। हाफ इंटू एम इज 1 और u1 की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो 9/2 इज 4.5, ठीक है। तो ये भी गलत आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 3, नहीं सॉरी, अपॉन m1 प्लस m2 होता है, राइट। तो m1 प्लस m2 इज वॉट? 1 प्लस 5, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकलेगी दैट विल बी हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 प्लस 1 इज 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/4, तो 0.75, ठीक है। ठीक, तो 0.75 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.75 आ रही है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी 4.5 आ रही है, दिस इज नॉट 4, एक बार इसको भी चेक कर लेना कहीं इसमें कोई गलती ना हो। m1 इज 1, दिस इज 3 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लाइन सडनली चेंजेस फ्रॉम 60 to 30। द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट A। Assume the collision between the block and the incline are totally inelastic, ठीक है। टोटली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब होता है, इस केस में समझने के लिए समझिए, इनइलास्टिक का मतलब होगा कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से वो आ रहा होगा, तो जिससे कोलाइड कर रहा भी है तो सरफेस फिक्स है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा और पैरेलल वाला जैसे का तैसे रहेगा। मतलब इस वेलोसिटी को अगर आप ब्रेक करो, सपोज करो ये v1 है, तो v1 का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, एक तो इसके अलोंग आएगा, इसको हम बोलते हैं v1 पैरेलल, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज v2 परपेंडिकुलर। तो इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होगा कि v1 पैरेलल डज नॉट चेंज और v1 परपेंडिकुलर बिकम्स 0, ठीक है। ये इलास्टिक में होगा। इलास्टिक होता क्या होता, v1 पैरेलल सेम रहता और v परपेंडिकुलर जस्ट ऑपोजिट पलट जाता, डायरेक्शन चेंज कर देता, ऊपर की तरफ आ जाता, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकंड इंक्लाइन। तो जस्ट इसके बाद इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अगेन मैंने कहा कि v परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और v पैरेलल रह जाएगा, तो आपको v1 पैरेलल पूछा है, v1 पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले v1 निकालो क्या है, ठीक, व्हाट इज v1, ठीक है। तो अगर ये हाइट h है, ये √3 दिया है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 tan 60
तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो h की वैल्यू 3 हो जाती है। ऑलराइट, अब सिंपल सा b और a के बीच में आप एनर्जी यहाँ रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो v1 की वैल्यू √2gh आ जाएगी, तो √2 इंटू 10 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज नॉट 6, दिस इज 3, तो √60 आ गई। ठीक है, v1 की वैल्यू। तो अब पूछ रहा है द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स, तो v1 पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी v1, अगर ये एंगल हमें पता करना है कितना होगा, देखो ये पूरा वाला 60 है एंगल, ठीक, तो ये जो एंगल आ रहा है दिस इज 60, दिस इज 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है ना, देखो ये पूरा 180 है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, 180 में से 90 चला गया, बचा 90, 90 में से 60 चला गया, ये तो ये वाला 30 हो जाएगा, तो ये वाला 60 हो जाएगा। तो v1 पैरेलल जो होगा दैट इज v1 cos ऑफ 60, क्योंकि ये एंगल जो है इसको मैं रेड से शो कर दे रहा हूँ, 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको चेक करना कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन हमारी फिर पलट जाएगी पूरी। ये मेरा v1 था, सी दिस इज 30, दिस इज 90, तो ये पूरा 60 है, राइट, ये पूरा 60 होगा, इफ दिस इज 90 सो दिस पूरा इज 60 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, सॉरी दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। मैंने इसको एक्सटेंड किया है पूरा, ठीक, तो दिस इज 60, दिस इज 90, सो दिस बिकम्स 30 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा 60 है तो ये वाला भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो v1 cos ऑफ 30 हो जाएगा ये, व्हाट इज cos 30, cos 30 इज √3/2, तो √60 इंटू √3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √20, तो 3/2 इंटू √20 आ जाएगा। तो v1 पैरेलल की वैल्यू हाउ मच इज दिस विल, दिस इज 3 इंटू 2 इंटू √5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √45, तो बी इज द आंसर। ठीक है, आपको v1 पैरेलल निकालना है, v1 पैरेलल हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा था स्पीड ऑफ ब्लॉक बी एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सी पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये तो फेयरली इजी है ना, अगर हाफ एम वी बी वाला हमें वेलोसिटी पता है प्लस एम जी एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, अब ये वाला हाइट मेरा h2 हो जाएगा, h2 कितना है 3√3 tan 30, h2 है 3√3
इंटू tan 30। देखो कैसे लिखा मैंने, ये वाली डिस्टेंस 3√3 है और ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये वर्टिकल वाला हो जाएगा 3√3 इंटू tan 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू 1/√3, तो इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, तो हाफ mv² कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू वी कितना निकाला हमने, वी की वैल्यू है v1 पैरेलल प्लस mg इंटू h2 इज वॉट 3 इज इक्वल टू हाफ m vc का स्क्वायर। m सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू v1 पैरेलल कितना आया है, √45 प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू हाफ vc का स्क्वायर। तो ये 45 हो जाएगा, 45 बाई दिस इज 45 और ये बाई 2 प्लस 30 इज इक्वल टू vc² बाई 2, 2 से 2 इंटू कर दो सब, सो दिस विल बी 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 60 इज हाउ मच, 105 इज इक्वल टू vc², तो vc की वैल्यू हो जाएगी √105। ठीक है, if collision between block and incline is completely elastic then the vertical component of the velocity of block at point B immediately after। जैसा मैंने आपसे कहा कि इलास्टिक में v पैरेलल जो है remains same और v परपेंडिकुलर क्या होगा, रिवर्सेस डायरेक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको निकालना है, v परपेंडिकुलर आप कैसे निकालोगे, v1 टाइम्स, अगर ये आपका cos 30 है तो ये कितना हो जाएगा sin 30, दिस इज 30 सो दिस इज 60, तो ये v1 sin 30 हो जाएगा। तो v1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v1 साइन ऑफ 30। अब v1 कितना निकाला था हमने, v1 इज √60 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये √15 हो जाएगा। बट हमें क्या पूछ रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ देन द वर्टिकल अपवर्ड कॉम्पोनेंट, वर्टिकली अपवर्ड कॉम्पोनेंट पूछ रहा है, मतलब कि हमें क्वेश्चन में ये वाला कॉम्पोनेंट पूछा है वेलोसिटी का, ये वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो v1 हमारा कुछ इस तरह है, तो v1 पैरेलल तो ऐसे ही रह जाएगा, v परपेंडिकुलर हमारा कुछ ऐसे आया था, तो ये रिवर्स कर जाएगा डायरेक्शन में, तो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन बनाया मैंने, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब आपको इस डायरेक्शन का पूछ रहा है कंपोनेंट, तो आप तो वेक्टर पढ़े हो राइट, एंगल बताओ कितना होगा, ये सब फिगर से आप देख लो। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट ये v1 का डायरेक्शन था। ठीक है, ये v परपेंडिकुलर इनिशियल था, अभी डायरेक्शन रिवर्स कर चुका है, तो v1 का जो डायरेक्शन था दिस वाज योर v1 एंड दिस वाज योर परपेंडिकुलर, तो ये 30 डिग्री था, ये 30 था और ये भी 30 था राइट, तो दिस वाज योर 60। ठीक, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये अगर 60 है ये 90 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, तो v अपवर्ड जो होगा दिस विल बी v परपेंडिकुलर cos 30, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट माइनस जाएगा, तो v पैरेलल cos 60। ठीक है, ये आंसर होगा। अब आप इसको निकालो, v परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, √15 cos 30 इज व्हाट, √3/2 माइनस v पैरेलल कितना है,
V पैरेलल है √45, cos 60 इज व्हाट 1/2। ठीक है, ये आंसर है। तो ये आंसर आ जाएगा 0। देख लो आप, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो कैलकुलेशन कराया काफ़ी अच्छा है, इसको आप दोबारा एक बार खुद से करो। ठीक है, आपको वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन में, तो एक इसका कंपोनेंट आएगा, एक इसका कंपोनेंट आएगा, तो नेट 0 हो जा रहा है। ठीक है, three objects A, B, C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. These have masses m, 2m and m respectively. The object A moves towards B with a speed of 9 meter per second and makes an elastic collision with it. इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। Thereafter B makes completely inelastic collision, यहाँ पर completely inelastic होगा। With C all motions occur in same straight line, find the final speed of object C। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिया है इनका मासेस और इनिशियल स्पीड ऑफ ए दिया है बी की तरफ। तो ए और बी का कोलिजन लेते हैं, ये इलास्टिक नेचर है, तो इससे दो इक्वेशन बनेंगी, एक मोमेंटम की, एक सेपरेशन रेस्टिट्यूशन वाली। ठीक है, तो हम लिखेंगे m इंटू 9 इज इक्वल टू, फाइनल हम मान लेते हैं m वी ए प्राइम प्लस m वी बी प्राइम। ठीक है, फिर वी ए वी बी हम इस तरह मान लेते हैं, वी ए प्राइम भी इधर मान लिया, वी बी प्राइम भी इधर मान लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वी बी प्राइम माइनस वी ए प्राइम अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, दैट इज 9। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो इक्वेशन बनेंगी, वी बी प्राइम माइनस वी ए प्राइम इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से है वी ए प्राइम प्लस वी बी प्राइम इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन आ गई। जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दी है, दिस इज नॉट m, दिस इज 2m। ठीक है, सो दिस इज 2vb प्राइम, तो vb प्राइम माइनस va प्राइम, ये तो आपका 9 हो जा रहा है सीधे सीधे, बट m इंटू वी ए प्राइम प्लस 2m vb प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इनको सिंपली जोड़ दो, तो 3vb प्राइम इज इक्वल टू 18, तो vb प्राइम आ जाएगा 6, va प्राइम आ जाएगा 6, आपको माइनस करना है, तो दिस इज 6 इंटू 12, 9 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इनकी फाइनल वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। अब B चलेगा 6 से और ये जाके इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा C से। ऑलराइट, इनइलास्टिक कोलिजन होगा C से। अब देखो, ये 2m चल रहा है 6 से और ये m मास रेस्ट पे है, फिर फाइनली ये 3m बन जाएगा और V फाइनल से चलने लगेगा, तो 2m इंटू 6 प्लस 0 इंटू m इज इक्वल टू 3m इंटू वी एफ। तो वी एफ की वैल्यू हो जाएगी 12/3 इज इक्वल टू 4। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सी, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग है, इसमें कह रहा है इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। ई होता था कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो सेपरेट होते हैं उसी वेलोसिटी से अप्रोच होते हैं, मतलब जिस वेलोसिटी से आने की जो अप्रोच वेलोसिटी है वही बाद में सेपरेशन की वेलोसिटी होती है। अब इसमें कह रहे हैं ये
द रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन। देखो मतलब वही है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन कहोगे तो उसका मतलब वही हो गया कि सेपरेशन की कितनी मैग्नीट्यूड है, और इनिशियली अप्रोच का जो वेलोसिटी होगा है ना वो वही होगा, बल्कि उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम सिस्टम, ये भी करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि E इज इक्वल टू 1 होता है इनके केस में। ठीक है, तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये 1 हो जाता है। A particle of mass 4m which is at rest explodes into 3 fragments. 2 of the fragments each of mass m and 2 mass m के found to move with speed v each in mutually perpendicular direction. अच्छा, पार्टिकल 4m का है, ये रेस्ट पे है, अभी एक्सप्लोड करता है, तो एक m मास इधर चला जाता है, दूसरा m मास इधर चला जाता है। ठीक है, ये भी v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है, तो ऑब्वियसली बचा 2m मास, वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, v प्राइम से जा रहा है। ठीक, टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन। अब आपको क्या करना है, इस v प्राइम का आप मान लो कि ये vx है और ये vy है। ठीक, तो सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अलोंग x, ये x मान लिया, ये y मान लिया। ठीक है, तो अलोंग x करोगे तो 0 था इनिशियली, फाइनली क्या हो जाएगा, mv प्लस 2m टाइम्स माइनस vx। ठीक, तो vx की वैल्यू हो जाएगी v/2। अब अलोंग y कर लो, y कर दो तो इनिशियली 0 था, फाइनली क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ mv देख पा रहे हो आप, प्लस ये नीचे की तरफ 2m माइनस vy, तो यहां से भी आपका vy आ जाएगा v/2। ठीक, अब v प्राइम निकाल लो आप, v प्राइम हो जाएगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 v/2। ठीक है, फाइनल टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन, तो टोटल एनर्जी इज डेल्टा के ही निकाल लो आप। ठीक, डेल्टा के ही कैसे निकलेगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v/√2 का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम t एज शोन इन फिगर। फोर्स का ग्राफ दे दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इंपल्स ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी। इंपल्स क्या होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है। इंपल्स इज व्हाट, इंटीग्रल एफ डी टी। ठीक है, मतलब एरिया अंडर एफ टी कर्व। ठीक है, अब t इक्वल टू 4 से पूछ रहे हैं, t इक्वल टू 16 तक, मतलब ये वाला एरिया निकाल लो आप पूरा। ठीक है, एरिया BEFC प्लस दिस ट्राइंगल एरिया CFD। ठीक है,
ये जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक, 2 particles of mass 1 kg and 3 kg move towards each other under mutual force of attraction. No other force acts on them, और कोई force act नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में mutual attraction है। ठीक, when the relative velocity of approach of 2 particles is 2 meter per second, their center of mass has a velocity of 0.5 meter per second. अच्छा देखो, दो पार्टिकल्स हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। Take 2 particles as system, center of 2 particles as system, तो no external force। ठीक है, no external force, तो center of mass will be at rest। ठीक है, तो अगर रेस्ट पे होगा तो ये कह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ 2 पार्टिकल्स, देयर जब 2 थी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0.5 थी, और जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.575, जो कि अलग है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। ये ट्रू और फॉल्स का है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेलोसिटी of center of mass will remain constant since there is no external force on the system। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज तक के लिए इतना ही था, चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।